थैंक यू अश्विन भाई। आईएएचसी गुजरात चैप्टर द्वारा इस लॉकडाउन के पीरियड में जो वेबिनार की सीरीज ऑर्गेनाइज। थैंक यू अश्विन भाई। आइए, आज का सब्जेक्ट है हमारा गाइडलाइन फॉर ग्रांट ऑपरेशन रिन्यूअल एंड कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्वेलर। इस गाइडलाइन के में है आज का सब्जेक्ट है हमारे पेज पे जो टाइटल है वो टाइटल है HM/ज्वेलर/गाइडलाइन/1 जनवरी 2020। उस पे टाइटल है गाइडलाइन फॉर ग्रांट ऑपरेशन रिन्यूअल एंड कैंसलेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्वेलर, और उसको नीचे दिया गया है इश्यू बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, मानक भवन, नई दिल्ली। अब हम चलते हैं गाइडलाइन की ओर। क्लॉज नंबर 1, ये गाइडलाइन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑपरेशन रिन्यूअल या कैंसलेशन की प्रोसीजर को बताता है। इस गाइडलाइन को BIS एक्ट 2016, BIS रूल्स 2017 और BIS रेगुलेशन 2018 के साथ पढ़ना है। ये BIS हॉलमार्किंग 2018 में के चैप्टर 1 में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ग्रांट ऑपरेशन रिन्यूअल और कैंसलेशन का ब्यौरा दिया गया है। अगर कोई सिचुएशन इस गाइडलाइन में जनरल में कवर नहीं हुई है तो रीजनल ऑफिस और ब्रांच ऑफिस द्वारा BIS एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन में इस प्रोविजन को इस गाइडलाइन में जनरल में कवर नहीं प्रोविजन ऑफ एक्ट गिनते हुए उसे डील करना है। अब हम आगे देखेंगे ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। तो ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट में अगर कोई ज्वेलर हॉलमार्क ज्वेलरी अगर बेचना चाहता है तो उसे BIS से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन ऑफिस पे उसको एक एप्लीकेशन के साथ नीचे दिए गए A to E से जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट को सेल्फ सर्टिफाइड करके BIS ऑफिस में उसको सबमिट करवाना रहेगा। अब हम देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की उसमें जरूरत रहती है। प्रूफ, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी, जो नीचे दिए गए कोई भी एक डॉक्यूमेंट को उसमें अटैच करना है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के साथ ज्वाइंट करना है। स्क्रीन पर नहीं आ रहा है नीलम भाई। स्क्रीन से नहीं हो रहा है? हाँ अभी ओके ओके ओके। नीलम भाई कंटिन्यू आ गया। ओके, हम देखते थे कि पहला डॉक्यूमेंट रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा इश्यू किया गया है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल के साथ अटैच करके उसको अटैच करना है अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड या LLP कंपनी है तो। दूसरा डॉक्यूमेंट, अगर कंपनी पार्टनरशिप कंपनी है तो नोटराइज किया हुआ पार्टनरशिप डीड उसके साथ अटैच करना है। इन केस अगर कंपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ये कंपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो लिखा हुआ सर्टिफिकेट इसके साथ इश्यू करना है। या तो अगर कोई ट्रेड लाइसेंस हो जिसमें फर्म का स्टेटस एज अ प्रोप्राइटर दिखाता हो तो वो भी उसमें उसके साथ में हम अटैच कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी हम अटैच कर सकते हैं, बशर्ते कि उसमें फर्म का स्टेटस एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म बताया गया हुआ होना चाहिए। अब उसका दूसरा डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ फर्म प्रीमाइसिस। इसके लिए पहला डॉक्यूमेंट जरूरी है रजिस्ट्रेशन विद स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ कोई रजिस्ट्रेशन किया हो या अन्य कोई ट्रेड लाइसेंस लिया हो तो वो चल सकता है। अगर वो नहीं हो तो GST रजिस्ट्रेशन भी आप सबमिट कर सकते हैं। इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर आया हो तो उसको भी सबमिट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की कोई रिसिप्ट हो तो उसको भी सबमिट कर सकते हैं। अगर वो जगह आपने रेंट पे ली है तो रेंट एग्रीमेंट लास्ट रेंट रिसिप्ट के साथ अटैच करनी है।
अगर वो जगह परचेज की है या लीज डीड पे ली गई है तो सेल या लीज डीड एग्रीमेंट उसके साथ अटैच करना है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेल्फ सर्टिफाइड करके वो अटैच करना है। तीसरा डॉक्यूमेंट रहेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सिग्नेटरी, यानी जिसने सिग्नेचर की है इस एप्लीकेशन में उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जिसमें आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होता है या ई सिग्नेचर होता है, या तो नीचे दिए गए कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट की सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी अटैच करनी है, जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पान कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या गेजेटेड ऑफिसर द्वारा उनके लेटर हेड पे फोटोग्राफ के साथ अगर कोई सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इश्यू किया हो तो वो सर्टिफिकेट भी इसके साथ हम अटैच कर सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है मैप, लोकेशन मैप। ज्वेलर का प्रीमाइसिस, वहां के नजदीकी लैंडमार्क से ज्वेलर का प्रीमाइसिस का रूट मैप जो इलस्ट्रेटिव होना चाहिए। ये लोकेशन मैप आप गूगल मैप की साइट से भी आप डाउनलोड करके लगा सकते हैं। ये हाथ से भी A4 के प्लेन पेपर में आप हाथ से भी बना के उसको अटैच कर सकते हैं। अब अगला डॉक्यूमेंट है प्रूफ इन रिगार्ड टू एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर को दर्शाता हुआ प्रूफ, जिसमें अगर ज्वेलर्स के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो पिछले वित्तीय वर्ष की 1 साल के जीएसटी रिटर्न की कॉपियां सेल्फ सर्टिफाइड करके उसको अटैच करनी है। अगर ज्वेलर जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है और उसका एनुअल टर्नओवर 40 लाख के अंदर है तो चार्टर अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेना है कि इस ज्वेलर का टर्नओवर सालाना 40 लाख के अंदर है, या तो उस ज्वेलर की पिछले वित्तीय वर्ष की बैलेंस शीट सीए के पास सर्टिफाइड करवा के उसको सबमिट करनी है। इसके साथ में एक अंडरटेकिंग भी देना है कि अगर इस ज्वेलर का टर्नओवर जीएसटी लिमिट से अगर बढ़ता है तो वो लोग जीएसटी सर्टिफिकेट ले लेंगे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे और 1 साल के जीएसटी रिटर्न सबमिट करवाएंगे। और एक्चुअल टर्नओवर के बेस पे अगर फीस में कोई चेंज आता है तो फीस वो लोग पे कर देंगे। अगर फॉर्म नहीं है तो उसके लिए एक अंडरटेकिंग देना रहेगा, जो अंडरटेकिंग में ये इंडिकेट किया होगा कि उनका एक्सपेक्टेड एनुअल टर्नओवर कितना है, और इसके साथ ये एश्योरेंस भी देना रहेगा कि साल पूरा होने के बाद सारे जीएसटी रिटर्न वो सबमिट करवाएंगे, और जो एक्चुअल टर्न ओवर होगा उसके आधार पर अगर फीस का कोई डिफरेंस है तो वो उसको पे करेंगे। अगर कोई कॉर्पोरेट ज्वेलर है, उसका कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है और वो एक सिंगल ही जीएसटी रिटर्न फाइल करता है, तो उस केस में उस कॉर्पोरेट ज्वेलर को अपने सीए के साथ उनके सारे आउटलेट्स के इंडिविजुअल टर्नओवर का एक सर्टिफिकेट लेना होगा और वो बीआईएस में सबमिट करवाना रहेगा। अगर एप्लीकेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स बीआईएस में सबमिट करवाने के बाद वेरिफिकेशन के दौरान सही पाए जाते हैं और उचित फीस जो बीआईएस रेगुलेशन में चैप्टर 1 में हमने देखी थी वो अगर उसके साथ पे की गई है तो 5 वर्किंग दिन के अंदर बीआईएस उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रहण कर देगी। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू एंटीसीडेंट्स, कौन कौन सी कंडीशन में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो सकती है या रिजेक्ट हो सकती है। अगर एप्लीकेंट के ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन केस चल रहा हो या बीआईएस एक्ट 2000 के सेक्शन 29 के अंतर्गत बीआईएस ट्रायल कोर्ट में उसके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन केस दायर करने की तैयारी कर रही हो तो उस सिचुएशन में एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी या रिजेक्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन के ऊपर बीआईएस एक्ट 2016 के सेक्शन 14 और 15 के अंदर वायोलेशन का कोई केस बना हो या मिसयूज ऑफ हॉलमार्क के अंतर्गत कोई केस बना हो और उसके तुरंत बाद में एप्लीकेशन ने कोई अगर एप्लीकेशन की है तो उस कंडीशन में एप्लीकेशन कैंसिल होगी या रिजेक्ट होगी।
एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन करने के तुरंत बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू होने से पहले अगर मिसयूज ऑफ हॉलमार्क का उसके ऊपर कोई केस बनाओ या बीआईएस एक्ट 2016 के सेक्शन 14 या 15 के अंतर्गत वायोलेशन का कोई केस बना हो तो उस दौरान भी उसकी एप्लीकेशन कैंसलेशन में चली जाएगी। अगर कोई पर्सन या फर्म ऊपर दिखाई गई तीन में से कोई भी एक कैटेगरी में आता है तो जब तक उस चार्जेस से वो फ्री नहीं होता तब तक वो नई एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। या नोट 2, बीआईएस एक्ट 2016 के सेक्शन 29 के अंतर्गत अगर कोई कन्विक्शन पाया गया है कोई फर्म या कोई पर्सन द्वारा तो वो उस कन्विक्शन से 1 साल के कूलिंग पीरियड के दौरान एप्लीकेशन नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो वो एप्लीकेशन उसकी एक्सेप्ट होगी। एप्लीकेंट जिसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया गया है या तो उसने रिन्यू नहीं करवाया है वो अगर स्पेसिफाइड कूलिंग पीरियड के सिवा एप्लीकेशन करता है तो उसकी एप्लीकेशन उस कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं होगी या तो उसको रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर सेक्शन बीआईएस एक्ट 2016 के सेक्शन 29 के अंतर्गत कोई पर्सन या फर्म कन्विक्टेड पाए गए हैं तो ऐसे पर्सन या फर्म को वो कन्विक्शन पाए जाने के 1 साल तक के कूलिंग पीरियड में वो लोग एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 1 साल का कूलिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद ही वो लोग एप्लीकेशन कर पाएंगे। अगर कोई कॉर्पोरेट ज्वेलर हो और कॉर्पोरेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हो, कॉर्पोरेट ज्वेलर के केस में 5 या 5 से ज्यादा आउटलेट्स हो वही कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो वो कॉर्पोरेट ज्वेलर की रजिस्टर्ड या हेड ऑफिस जो भी ब्रांच ऑफिस की ज्यूरिडिक्शन में आती है वो ब्रांच ऑफिस में सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक एप्लीकेशन सबमिट करेगी। उसके साथ उनके सारे आउटलेट्स का एक लिस्ट सबमिट करेगी और अगर उसके सारे आउटलेट्स अगर एक ही ब्रांच ऑफिस के ज्यूरिडिक्शन में अगर आते हैं तो ब्रांच ऑफिस कॉर्पोरेट ज्वेलर को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेगी। अगर कॉर्पोरेट ज्वेलर का कोई आउटलेट अलग ब्रांच ऑफिस की ज्यूरिडिक्शन में है तो इस कंडीशन में वो ब्रांच ऑफिस ऐसी एप्लीकेशन को रीजनल डीडीजी के पास फॉरवर्ड करेगा और इरिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ द सेल्स आउटलेट के अंतर्गत रीजनल डीडीजी वो ब्रांच ऑफिस को वो सारे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू करने की इतला देंगे और ये जो अलग ज्यूरिडिक्शन वाले ब्रांच ऑफिस है उनको भी इतला देंगे कि ये आउटलेट्स की सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस ब्रांच ऑफिस से इश्यू हुए हैं, यानी कि मार्केट सर्वेलेंस फैसिलिटेट हो सके। अगर कोई कॉर्पोरेट ज्वेलर हो जो कोई नया सेल्स आउटलेट खोल रहा है तो और उसके लिए उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए तो यही मेथड से वो का इंक्लूजन करवा पाएगा। कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत जितने भी आउटलेट्स है उन सबको इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्यूमेंट इश्यू किया जाएगा जिसमें वो आउटलेट का एड्रेस मेंशन रहेगा। अगर कोई मल्टी चेन सर्टिफिकेट होल्डर है और वो उसकी मल्टी चेन सर्टिफिकेट को कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना चाहता है तो बीआईएस से कॉरेस्पॉन्डेंस करने के बाद ये कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करवा सकेगा। अगर वो नहीं चाहता है कि उसको कन्वर्ट नहीं करवाना है
तो मल्टी चेन रजिस्ट्रेशन के लिए सारे आउटलेट के लिए इंडिविजुअल सर्टिफिकेट उनको इश्यू किए जाएंगे। अगर वो उस टाइम नहीं करवाता है तो रिन्यूअल के दौरान तो उनके सारे सर्टिफिकेट्स वो कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऑपरेशन के दौरान अगर कोई चेंज आते हैं, जैसे कि एड्रेस सेल आउटलेट के एड्रेस में कोई चेंज आया, फर्म के नाम में चेंज आया, मैनेजमेंट में कोई चेंज आया या मैनेजमेंट और नाम में चेंज आया, तो इस सिचुएशन में जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ बीआईएस को इतला देनी होगी और बीआईएस अपने रिकॉर्ड में वो नोट डाउन करके एक एंडोर्समेंट की कॉपी उस सर्टिफाइड ज्वेलर को भेज देंगे। अगर कोई ज्वेलर अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क में चेंज करना चाहता है तो उस कंडीशन में उसको एक अंडरटेकिंग अपने लेटर हेड पे लिख के देना होगा कि वो ये अपना नया लोगो यूज करना चाहता है। वो लेटर मिलने से बीआईएस उसको अपने रिकॉर्ड में नोट डाउन करेगी और उस ज्वेलर को वो इंटीमेट देगी कि अब ये तारीख से आप अपना नया लोगो यूज कर सकते हैं। ડિસ્પ્લે નથી આવતું, જૂનું ડિસ્પ્લે છે નીલમભાઈ, તમારી સ્લાઇડ આગળ વધારો। કયું જૂનું છે આ? 2.4 બતાવે છે સ્ક્રીન ઉપર। 2.4 બતાવે ને, આ 2.4 કન્ટિન્યુ થયું। આવ્યું ડિસ્પ્લે? ના, હા હવે આ કદાચ ઇન્ટરનેટના કારણે લોડ થવામાં પ્રોબ્લેમ કરતું હશે। ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ। તો તમે આ જરા રિપીટ કરી દો, લોકો કદાચ આ સ્ક્રીન ઉપર જોયું નથી। અચ્છા, આ ગ્રાન્ટ ઓફ સર્ટિફિકેટ નું આજે ચેન્જીસ चेंजेस। हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऑपरेशन के दरमियान अगर कोई चेंज आता है, जैसे कि सेल्स आउटलेट के एड्रेस में चेंज या नेम ऑफ फर्म में चेंज या मैनेजमेंट में कोई चेंज आता है या मैनेजमेंट में और नाम में कोई चेंज आता है, तो इस कंडीशन में जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ बीआईएस को इंडिकेट करना रहेगा। जो बीआईएस की गाइडलाइन के 2.1 क्लॉज में इंडिकेट किया गया है और सारे चेंज बीआईएस अपने रिकॉर्ड में नोट डाउन करके एक एंडोर्समेंट कॉपी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की सर्टिफाइड ज्वेलर को भेज देगी। अगर कोई ज्वेलर अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क चेंज करवाना चाहता है तो उसे एक अंडरटेकिंग प्रोप्राइटर, पार्टनर या डायरेक्टर से साइन करवा के उनको भेजना रहेगा, जिस वो कॉपी बीआईएस के साथ कोरेस्पोंडेंस कम्युनिकेट होने के बाद वो अपने वहां वो चेंज नोट डाउन करने के बाद वो लोग रजिस्टर्ड ज्वेलर को इंटीमेट करेंगे कि आपका चेंज हो गया है, अब से आप ये लोगो नया यूज कर सकते हैं। क्लॉज नंबर 3, डिस्प्ले रिक्वायरमेंट इन सेल्स आउटलेट। सर्टिफाइड ज्वेलर को अपने सेल्स आउटलेट के बाहर बीआईएस का ट्रायंगल और उसके साथ में हॉलमार्क ज्वेलरी अवेलेबल फॉर सेल, जो डिस्प्ले अंदर बताया गया है, ऐसा एक डिस्प्ले बाहर लगाना होगा। साथ में उनको जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो ओरिजिनल कॉपी दी गई है, उस कॉपी को अपने सेल्स आउटलेट के अंदर इजीली सबको पढ़ा जा सके, सबको दिखाई दे, उसी तरह डिस्प्ले करना होगा। और नीचे दी गई सारी रिक्वायरमेंट्स को भी डिस्प्ले में उनको सेल्स आउटलेट में डिस्प्ले करनी होगी। इसके लिए एक कॉमन डिस्प्ले मैंने बनाया है, इलस्ट्रेटिव है, मैं उसको आपको बताता हूँ। ये हॉलमार्क इलस्ट्रेशन एंड डेफिनेशन ऑफ ईच कंपोनेंट इज गिवन, यानी कि हॉलमार्क के जो कंपोनेंट है उनका इलस्ट्रेशन वो डिस्प्ले में दिखाई देना चाहिए।
हॉलमार्क चार्जेस फॉर गोल्ड ज्वेलरी के आर्टिफैक्ट्स के लिए 35 रुपया पर पीस और 25 रुपया सिल्वर ज्वेलरी आर्टिफैक्ट के लिए, वो भी डिस्प्ले में बताया जाएगा। आर्टिकल पे मार्किंग किया हॉलमार्क किया हुआ जो है उसको पढ़ने के लिए 10x मैग्निफिकेशन ग्लास भी यहाँ अवेलेबल है, वो भी उसमें बताया जाएगा। और अगर कंज्यूमर की कोई कंप्लेन है तो उसके लिए बीआईएस के कॉन्टेक्ट डिटेल रीजनल ऑफिस या ब्रांच ऑफिस दोनों का उसमें बताया जाएगा। साथ में प्रीशियस मेटल आर्टिकल का वजन करने के लिए 0.01 ग्राम एक्यूरेसी का बैलेंस यहाँ अवेलेबल है, वो भी डिस्प्ले में उनको दिखाना जरूरी है। Your screen is not there. Just a minute. अब आ रहा है? नहीं अश्विन भाई? नहीं, अभी नहीं आया। अभी विजिबल है? नो आपका शेयरिंग में इंटरनेट की वजह से मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, आप चालू करना, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ। इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा लगता है, क्योंकि वो शेयर इधर तो स्क्रीन दिखा रहा है। कोई बात नहीं, आई हैव ऑलरेडी शेयर द स्क्रीन। या प्लीज कंटिन्यू। इसके बाद ये तो कंप्लीट हो गया है। ये हो गया कंप्लीट? ओके। हाँ, रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके बाद ये वाला स्लाइड है आपका। हाँ, ये एक डिस्प्ले है जो ज्वेलर को सेल्स आउटलेट में दिखाना है, उसकी वो हमने बता दी गई। ओके, तो इसको आगे बढ़ाओ। हाँ, इसको आगे बढ़ाइए। रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्टर्ड ज्वेलर को उनका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने की 30 दिन के पहले उसको रिन्यूअल एप्लीकेशन बीआईएस में सबमिट करनी रहेगी। अगर वो सबमिट नहीं करते हैं और वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है तो उस कंडीशन में उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्सपायर किया जाएगा। मार्केट सर्वेलेंस एंड कलेक्शन ऑफ सैंपल, पहले उसको रिन्यूअल एप्लीकेशन बीआईएस में सबमिट करनी रहेगी। ब्रांच ऑफिस उनके जुरिडिक्शन में जितने सर्टिफाइड ज्वेलर्स है उनके वहां से हॉलमार्क किए हुए ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स को हर साल सैंपल के तौर पे कलेक्ट करेगी और उस कलेक्ट करने के टाइम पे वो प्लान ऐसे तय करेगी कि उन ज्यादा से ज्यादा एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर के सैंपल उसमें कवर हो सके, जिससे कि सैंपल का रिपीटेशन अवॉइड हो। बीआईएस के रिप्रेजेंटेटिव जब रजिस्टर्ड ज्वेलर के वहां सैंपल कलेक्ट करने जाएंगे तब ज्वेलर उनको उनके यहाँ बिक्री के लिए रखे गए हॉलमार्क किए हुए गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स के बारे में आशीष करेंगे। ये सैंपल जो कलेक्ट करेंगे वो सैंपल इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार कंफर्म है कि नहीं, या उसके ऊपर जो फाइननेस मार्क की गई है वो वेरीफाई करती है कि नहीं, वो टेस्ट करने के लिए, वो वेरीफाई करने के लिए लिए जाएंगे। रजिस्टर्ड ज्वेलर के वहां जब जब बीआईएस ऑफिसर सैंपल कलेक्ट करने आते हैं तो उसको आशीष करना रहेगा और जब डिमांड करे तब उनको सैंपल प्रोवाइड करना रहेगा। सैंपल जो ड्रॉ होगा
वो 3 तरीके से ड्रॉ किया जाएगा, कटिंग करके, ड्रिलिंग करके या स्क्रैपिंग करके। और जो सैंपल रजिस्टर्ड ज्वेलर्स के वहां से लिया गया है, उस सैंपल को बीआईएस की रेफरल लैब में इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। अगर कोई कंडीशन में बीआईएस की रेफरल लैब मना करती है कि ये सैंपल यहाँ टेस्ट नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में बीआईएस द्वारा अप्रूव्ड रेफरल लैब में उस सैंपल को भेजे जाएंगे। सैंपल का टेस्टिंग कंप्लीट हो जाने के बाद वो रेफरल लैब बीआईएस को कॉर्नेट और रेमेनेंट सैंपल अगर कोई है तो उसके साथ वो सैंपल्स वापस कर देगी। और ब्रांच ऑफिस कॉर्नेट्स और रेमेनेंट सैंपल अगर कोई है, यानी बचा हुआ सैंपल कोई है, तो ज्वेलर या मैन्युफैक्चरर को वापस करेगी। सैंपल कलेक्ट करने के दौरान अगर गोल्ड ज्वेलरी होगी तो गोल्ड ज्वेलरी में करीबन 3 ग्राम का सैंपल, और अगर सिल्वर ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स होगी तो उसमें 20 ग्राम का सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। हर एक सैंपल को 2 हिस्सों में काटा जाएगा, और इसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि एक हिस्से में पूरा हॉलमार्क हो, और जो सैंपल में हॉलमार्क नहीं है वो पोर्शन को वेट करने के बाद एक ड्यूरेबल पैकिंग मटेरियल में पैक किया जाएगा, और उसके ऊपर बीआईएस का सील कोडिंग होगा, और ज्वेलर, सर्टिफाइड ज्वेलर और बीआईएस के ऑफिशियल के सिग्नेचर रहेंगे। इसी तरह जो दूसरा सैंपल है जिसके ऊपर हॉलमार्क कंपोनेंट्स है, वो सैंपल को भी इसी तरह पैकिंग का प्रोसेस किया जाएगा, और उसके ऊपर लिखा जाएगा काउंटर सैंपल। काउंटर सैंपल ज्वेलर को रखने के लिए दे दिया जाएगा। सैंपल का टेस्टिंग होने के बाद अगर ज्वेलर को उसके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है, तब तक वो काउंटर सैंपल को रिटेन करना है। बीआईएस रिप्रेजेंटेटिव जब सैंपल्स कलेक्ट करती है, उसके अगेंस्ट में सर्टिफाइड ज्वेलर को जो सैंपल कलेक्ट किया है उसके लिए एक क्रेडिट नोट इश्यू करती है, जो एनेक्स ए में बताया गया है उसका फॉर्मेट। वो जो सैंपल कलेक्ट किया है, टेस्टिंग के लिए भेजा है, उसी की ही क्रेडिट नोट इश्यू करेगी, काउंटर सैंपल के लिए नहीं। काउंटर टेस्टिंग के लिए लिए गए सैंपल की वैल्यू वो सैंपल वेट और उस दिन उस सेल्स आउटलेट में सेल्स का जो गोल्ड का प्राइस है उनको मल्टीप्लिकेशन करके वो वैल्यू तय होगी, और वो वैल्यू डेबिट नोट में दर्शाई जाएगी। टेस्टिंग और वो क्रेडिट नोट में ज्वेलर और बीआईएस के ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का सिग्नेचर रहेगा। टेस्टिंग होने के बाद ये सैंपल कॉर्नेट और अगर कोई बाकी बचा है सैंपल, वो ज्वेलर को रिटर्न किया जाएगा। उस समय उस क्रेडिट नोट को डेबिट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बीआईएस ऑफिसर मार्केट सर्वेलेंस रिपोर्ट फिलअप करेंगे, जिसका फॉर्मेट एनेक्स बी में दिया गया है, और जो सैंपल बीआईएस ऑफिसर्स ने कलेक्ट किया है वो सारे सैंपल्स को इंश्योर्ड पार्सल द्वारा या तो बीआईएस के कोई पर्सन द्वारा रेफरल लैब में भेजा जाएगा। अगर कोई सिचुएशन ऐसा बनता है तो बीआईएस वो ज्वेलर को एडवाइस देगी कि वो सैंपल डायरेक्टली लेबोरेटरी को सबमिट कर दे, और उसके साथ एक टेस्ट रिक्वेस्ट की कॉपी डाल कि इसका टेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड के रिलेवेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी टेस्टिंग के दौरान अगर सैंपल फेल आता है और रजिस्टर्ड ज्वेलर उसके साथ एग्री नहीं है, उसे लगता है कि उसे कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिला है, तो उस समय ये केस रीजनल डीडीजी के पास पुट अप किया जाएगा, और रीजनल डीडीजी की अप्रूवल के बाद काउंटर सैंपल है वो टेस्ट करने के लिए भेज दिया जाएगा। हालांकि इस टेस्ट के लिए ज्वेलर को
दुगुना चार्जेस एडवांस में पे करना रहेगा। और काउंटर सैंपल का जो रिजल्ट आएगा वो ज्वेलर को एक्सेप्टेबल रहेगा, कोई टेस्टिंग आगे अलाउ नहीं होगा, ये ज्वेलर के साथ क्लियर किया जाएगा। अगर किसी केस में ओरिजिनल सैंपल जो है डैमेज होता है या ट्रांजिट में लॉस होता है, तो ब्रांच ऑफिस के हेड काउंटर सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजने के लिए अलाउ करेंगे। ये फॉर्मेट है एनएक्स ए क्रेडिट नोट का। अश्विन पे फॉरवर्ड कीजिए। ये है मार्केट सर्वेलेंस रिपोर्ट का फॉर्मेट। अगर रजिस्टर्ड ज्वेलर क्लॉज गाइड इस गाइडलाइन की क्लॉज नंबर 3 में दिए गए रिक्वायरमेंट्स में एक या ज्यादा में अगर कंप्लाई नहीं करता है, तो उस कंडीशन में उसे एक वार्निंग लेटर इश्यू किया जाएगा और उसको एडवाइस दी जाएगी कि उसके अगेंस्ट में वो करेक्टिव एक्शन ले और जो भी कंप्लायंस नहीं है उसको कंप्लाई करे और करेक्टिव एक्शन लेके इसका रिपोर्ट 30 दिन के अंदर बीआईएस को सबमिट करे। अगर 30 दिन के अंदर ज्वेलर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं भेजा बीआईएस को, तो दूसरी वार्निंग उसको इश्यू की जाएगी और उसको एडवाइस दी जाएगी कि 14 दिन के अंदर जरूरी करेक्शन के साथ, करेक्टिव एक्शन के साथ एक्सप्लेनेशन बीआईएस को इंटीमेट करे। अगर 14 दिन के बाद भी ज्वेलर्स ने वो कंप्लाई नहीं किया और कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो उसका लाइसेंस, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन या नॉन रिन्यूअल के लिए इनिशिएट किया जाएगा। अगर ज्वेलर नोटिस मिलने के बाद करेक्टिव एक्शन सबमिट करता है, साथ में उसके एविडेंस भी सबमिट करता है, और अगर ब्रांच ऑफिस को लगता है कि ये सही है, तो उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रेगुलर ऑपरेशन में चला जाएगा। अगर उसको लगता है कि नहीं, ये प्लेस विजिट करनी जरूरी है और प्लेस विजिट के दौरान अगर उनको उनकी कोई रिक्वायरमेंट कंप्लाई नहीं करती है और रिपीट होती है, तो उस कंडीशन में उस ज्वेलर का लाइसेंस यानी सर्टिफिकेट या तो कैंसलेशन होगा या नॉन रिन्यूअल के लिए इनिशिएटेड किया जाएगा। एक्शन ऑन फेलियर ऑफ मार्केट सर्वेलेंस। मार्केट सर्वेलेंस के लिए टेस्टिंग के लिए गए सैंपल्स टेस्ट रिपोर्ट मिलने के 7 दिन के अंदर बीआईएस जो रिपोर्ट फेल आए हैं वो रिपोर्ट ज्वेलर के साथ कम्युनिकेट करेंगे और उनको इसका रीजन एक्सप्लेन करने के लिए एडवाइस देंगे, जिसकी अवधि उनको 30 दिन की रहेगी। सैंपल फेलियर में अगर सैंपल 40 पीपीटी से ज्यादा से की फाइननेस की शॉर्टेज से अगर फेल आया है, तो उस कंडीशन में ये केस 40 पीपीटी यानी 916 का सैंपल अगर बताया गया हो, तो 876 के अंदर का रिजल्ट अगर उसमें आया है, तो उस कंडीशन में ये केस रीजनल डीडीजी के पास पुट अप किया जाएगा और उस सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन को कैंसलेशन या नॉन रिन्यूअल की प्रोसीजर में लिया जाएगा। अगर सैंपल 5 पीपीटी से ज्यादा और 40 पीपीटी के अंदर की फाइननेस शॉर्टेज से अगर फेल आया है, तो ज्वेलर्स को इंटीमेशन दी जाएगी कि वो एक्सप्लेन करे और इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन ले और बीआईएस को 90 दिन के अंदर जो फेलियर का इंटीमेशन दिया है उस टाइम से 90 दिन के अंदर वो बीआईएस को इंटीमेट करे।
ये इंटीमेशन मिलने के बाद नए इम्प्रूव हॉलमार्क किए हुए लॉट में से एक सैंपल रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और उसको इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाएगा। जो सैंपल फिर से ड्रॉ किया है वो अगर फाइननेस में सही पाया जाता है तो उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉर्मल ऑपरेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर वो सैंपल शॉर्टेज ऑफ प्योरिटी या फाइननेस की वजह से फेल आता है तो उस दौरान उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन और नॉन रिन्यू शॉर्टेज ऑफ की प्रोसीजर में चला जाएगा। लेकिन इसको एक रियायत दी है कि जो इम्प्रूव सैंपल ड्रॉ किया था वो 2 से 5 पीपीटी के अंतर्गत या कोई प्रोहिबिटेड एलिमेंट की प्रेजेंस की वजह से, गोल्ड के केस में और सिल्वर के केस में 5 पीपीटी के अंतर्गत और प्रोहिबिटेड एलिमेंट की वजह से अगर फेल आया है तो इम्प्रूव हॉलमार्क किए हुए लॉट में से एक नया सैंपल उनको ड्रॉ करना रहेगा और वो ड्रॉ करके उसको इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजे जाएंगे। अगर वो सही आता है, ओके आता है, तो उस कंडीशन में उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑपरेटिव कंडीशन में रहेगा। अगर वो फेल आया तो उस कंडीशन में उनका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन या नॉन रिन्यूअल में चला जाएगा। सैंपल अगर 2 पीपीटी से ज्यादा और 5 पीपीटी के बीच में यानी 9110 से 9140 के बीच में अगर फेल आता है या उसमें कोई प्रोहिबिटेड एलिमेंट पाया जाता है उसकी वजह से फेल आता है और सिल्वर के केस में 5 पीपीटी से डिफरेंस से अगर फेल आता है या उसमें कोई प्रोहिबिटेड एलिमेंट पाया जाता है उसकी वजह से फेल आता है तो जो रजिस्टर्ड ज्वेलर को एक नोटिस दिया जाएगा, उसके पास से एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। वो एक्सप्लेनेशन देने के बाद 90 दिन के अंदर वो एक्सप्लेनेशन उस रजिस्टर्ड ज्वेलर को बीआईएस में सबमिट करनी है। वो एक्सप्लेनेशन देने के बाद इम्प्रूव हॉलमार्क लॉट में से एक नया सैंपल ड्रॉ किया जाएगा और उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। अगर वो सैंपल टेस्टिंग में सही पाया जाता है तो उनका सर्टिफिकेट नॉर्मल ऑपरेशन में चला कंटिन्यू होगा। अगर जो सैंपल ड्रॉ किया है, इम्प्रूव हॉलमार्क लॉट में से जो सैंपल ड्रॉ किया है वो शॉर्टेज इन फाइननेस की वजह से या प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड एलिमेंट की वजह से अगर फेल आता है तो बीआईएस टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी के साथ ज्वेलर्स को कम्युनिकेट करेगी और उसको 14 दिन के अंदर एक्सप्लेनेशन देने को कहेगी और सुटेबल करेक्टिव एक्शन लेने को कहेगी। एक्सप्लेनेशन या करेक्टिव एक्शन लेने के बाद, एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद, फेलियर का इंटीमेशन मिलने के 90 दिन के अंदर करेक्टिव एक्शन एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद नए इम्प्रूव हॉलमार्क लॉट में से बीआईएस एक और सैंपल ड्रॉ करेगा और वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट टेस्टिंग के लिए वो भेज दिया जाएगा। अगर वो सैंपल रिलेटिव स्टैंडर्ड तो उस कंडीशन में सर्टिफिकेट नॉर्मल ऑपरेशन में चला जाएगा। अगर वो सैंपल फेल हो रहा है शॉर्टेज ऑफ प्योरिटी और फाइननेस या प्रेजेंस ऑफ प्रोहिबिटेड एलिमेंट की वजह से तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन या नॉन रिन्यूअल की प्रोसीजर में चला जाएगा। या नॉन रेगुलेशन 2018 में अनफेयर प्रैक्टिसेस को बताया गया है। हॉलमार्क रेगुलेशन 2000 में अनफेयर प्रैक्टिसेस खाली मिसयूज ऑफ हॉलमार्क के लिए ही नहीं है, लेकिन उसमें और भी प्रैक्टिसेस हो सकती है, जैसे कि नॉन रिकॉग्नाइज्ड एसेइंग एंड हॉलमार्क सेंटर के पास से हॉलमार्क करवाना। इसमें डी रिकॉग्नाइज्ड हॉलमार्क सेंटर भी आ सकता है
या स्टॉप मार्किंग वाला हॉलमार्क सेंटर भी उसमें आ सकता है। हॉलमार्क आर्टिकल का काउंटर फिटिंग करना, यानी हॉलमार्क जैसा दिखने वाला मार्किंग करना या गलत लोगो यूज करना, उसे काउंटर फिटिंग ऑफ हॉलमार्क कहते हैं। या तो कोई सेल्स आर्टिकल जिसपे हॉलमार्क किया है वो अधूरा हॉलमार्क करना, यानी कि दो कंपोनेंट लगाना, 3 कंपोनेंट लगाना और उसको हॉलमार्क दिखा के बेचना, ये कंडीशन में भी अनफेयर प्रैक्टिसेस गिनी जाएगी। अदर ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर्ड ज्वेलर। रजिस्टर्ड ज्वेलर जब एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर के पास अपनी ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स को हॉलमार्क करने के लिए भेजता है, तो उसे ये ध्यान रखना है कि ज्वेलरी में अलग से कोई केडीएम या फाइननेस या कैरेटेज का मार्किंग नहीं हो। साथ में अगर कोई मेडालियन भेजता है तो वो मेडालियन किसी भी कंट्री के करेंसी को रिजेंबल नहीं करता होना चाहिए। ऐसी ज्वेलरी या मेडालियन को वो हॉलमार्क करने के लिए एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में नहीं भेजेगा। ज्वेलर जब उनकी ज्वेलरी या आर्टिकल्स या आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्क करने के लिए एसेइंग एंड हॉलमार्क सेंटर में भेजता है तो उसके साथ एक रिक्वेस्ट लेटर अटैच करेगा जिसमें कंसाइनमेंट की डिटेल लिखी रहेगी, जिसका फॉर्मेट एनेक्स सी में दिया गया है। सर्टिफाइड ज्वेलर जब उन हॉलमार्क की हुई ज्वेलरी कंज्यूमर को बेचता है तब वो इनवॉइस इश्यू करता है। वो इनवॉइस में सारी ज्वेलरी यानी सारी आर्टिकल्स उनका डिस्क्रिप्शन उनको अलग अलग देना रहेगा, जैसे कि वो डिस्क्रिप्शन में उनका प्रीशियस मेटल का नेट वेट रहेगा, प्योरिटी, कैरेट एंड फाइननेस में रहेगी और हॉलमार्किंग चार्जेस पर पीस उसको इंडिकेट करना रहेगा। और साथ में इनवॉइस में उसको लिखना रहता है कि कंज्यूमर उसकी प्योरिटी को बीआईएस रिकॉग्नाइज एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर में वेरीफाई करवा सकते हैं। और ऐसे बीआईएस द्वारा रिकॉग्नाइज एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर का एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल के साथ का लिस्ट बीआईएस की वेबसाइट www.bis.gov.in पे उपलब्ध है। कंपेंसेशन फ्रॉम ज्वेलर इन केस ऑफ फेलियर ऑफ सैंपल। रजिस्टर्ड ज्वेलर हॉलमार्क करके बेचे गए ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स की फाइननेस, डिक्लेयर फाइननेस के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। अगर फाइननेस या प्योरिटी में कोई शॉर्टेज पाई जाती है तो बीआईएस रूल्स के क्लॉज नंबर 49 के तहत उसको वो कंपेंसेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हालांकि उसका टेस्टिंग बीआईएस की रेफरल लेबोरेटरी में टेस्ट किया होना चाहिए और उस टेस्टिंग के दौरान वो सब स्टैंडर्ड पाया जाना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड ज्वेलर ये कंप्लेंट किसी कस्टमर की आई हुई कंप्लेंट को रिड्रेस नहीं करता है तो कंडीशन में बीआईएस उसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है या उसको नॉन रिन्यूअल में की प्रोसीजर में डाल सकती है। प्रोविजन ऑफ अपील। बीआईएस एक्ट 2000 के सेक्शन 14 के सब सेक्शन 4 के अंतर्गत अगर बीआईएस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए अगर कोई ऑर्डर करती है तो उस ऑर्डर के सामने ज्वेलर यानी सर्टिफिकेट होल्डर बीआईएस रूल्स 2018 के अंतर्गत अपील में जा सकता है। इधर हमारा गाइडलाइंस का ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी।